द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नेशनल इंटरेस्ट में इस हफ्ते हम बहुत संजीदा बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी फिल्म के दो गानों का सहारा लेके। तो एक तो गाना 1979 की फिल्म मिस्टर नटवरलाल अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो गाना गाते हैं, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। तो उसके बाद में वो कहते हैं, खुदा की कसम मज़ा आ गया, मुझे मारकर बेशरम खा गया। और बच्चा कहता है, खा गया, आप तो अभी जिंदा हो। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। एक तो वो है, वो किस लिए कि अब 40 दिन के ऊपर हो गया लॉकडाउन के। अब इसको 2 हफ्ता और बढ़ा दिया गया है, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन से ज़्यादा नहीं है। तो अब उसका औचित्य क्या है? औचित्य यह है कि देखो, जान है तो जहान है, वो बात ठीक है। जब लॉकडाउन लगाया गया था बिल्कुल ठीक था, हमने पूरा समर्थन भी किया था। जान है तो जहान है, क्योंकि उस समय जान खतरे में थी। दूसरी बार कहा गया, जान भी चाहिए जहान भी चाहिए, लेकिन अभी जहान बचने का इंतजाम कुछ नहीं हुआ है। तो जान तो अभी है, आप कह सकते हैं कि मैं जिंदा हूँ। हमारा जो डेथ रेट है दुनिया भर में बड़े देशों में सबसे कम है पर मिलियन, अगर हम पॉपुलेशन देखें, पर 10 लाख अगर हम आबादी देखें। लेकिन उसका जवाब फिर वही होता है, लेकिन ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं, आपको कुछ करने के लिए नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो पत्रकार हैं, हमको तो अलाउड है एसेंशियल सर्विस की तरह से। लेकिन हर इंसान को कुछ करना होता है। आप कुछ करें तभी कमाई कर सकते हैं। आपकी नौकरी है, पेशा है, अगर आप कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आपको खतरा है, या आपकी कंपनी कल को छटनी कर देगी, लोग कम कर देगी, लोगों की तनख्वाहें कम हो रही हैं। बहुत इस समय लोगों के जीवन में उथल पुथल हो रही है और उसका कोई जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस समय भी अगर आप यही कहते रहे कि आप जिंदा हो इसलिए खुश रहो, तो वो बात नहीं चलेगी। तो दूसरी बात हम याद करते हैं, एक तो मैंने बोला अमिताभ बच्चन, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। दूसरा आपको याद होगा, एक हिंदी के कवि थे गोपाल दास नीरज, अभी 2018 में उनका देहांत हुआ है, 93 साल के थे। उन्होंने बहुत कविताएं लिखी और बहुत कुछ सैड रोने धोने की कविताएं भी लिखते थे। हालांकि कुछ उन्होंने बहुत रोमांटिक भी लिखी, फूलों के रंग से दिल की कलम से लिखा उन्होंने प्रेम पुजारी में, या लिखे जो खत तुझे उन्होंने लिखा कन्यादान में। पर उसके अलावा जो उनके ज़्यादा गाने हैं या उनकी कविताएं हैं, वो ज़रा दुखी करने वाली हैं। तो उनकी एक सन 66 की फिल्म आई थी, नई उम्र की नई फसल। उसमें एक गाना था उनका यूज़ किया गया, जो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। आप कारवां निकल गया, मैं यहाँ बैठा हूँ धूल देख रहा हूँ। तो वो सेल्फ पिटी, अपने ऊपर तरस आ रहा है इंसान को, वो हार गया, लूज़र है, प्यार में ख़त्म हो गया, अब वो अपने हाल पे रो रहा है। तो वो इतना रुलाने वाला गाना था कि हम उस समय स्कूल में थे तो हमारे स्कूल के समय में सन 66 में ये गाना सबसे ज़्यादा चलने वाली पैरोडी बन गया। तो हमने पैरोडी उसके ऊपर एक बनाई थी, कारवां गुजर गया गुबार देखते गए की जगह मर गया मरीज़ हम बुखार देखते रहे। तो अभी कहीं हमारे देश का हाल वही तो नहीं हो रहा है कि पहले तो बोला जान है तो जहान है, ठीक है, फिर बोला गया कि जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। जहान की अभी भी चिंता नहीं, 2 हफ्ता और बढ़ा दिया है। तो कहीं ये तो नहीं है कि हम अपने देश का बुखार ही देखते रहेंगे मरीज़ का, और मरीज़ कहीं मर जाए। देश तो नहीं, अर्थव्यवस्था इतने में मर जाए, वो एक ख़तरा है। और वही हमारा कहना है इस सप्ताह के नेशनल इंटरेस्ट में कि आप इसको बहुत दिन ऐसे नहीं चला सकते, आपको इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है, हमारी जानें बची हुई हैं, लेकिन उन जानों का अब करें क्या? आप देखिए कि सारे देश में हर जगह लाखों लोग अपने घर अपना सामान उठा के वापस जा रहे हैं। आप अगर बस भेज के आज या ट्रेन लगा के उनको उनके घर भेज भी दें तो उनको क्या मिला? उनका नौकरी पेशा गया। कितने लोगों का नौकरी पेशा फिर कल को वापस आएगा? हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल ना आए उन लोगों का। अब सोचें कि ये लोग अपने गांव छोड़ के, अपने घर छोड़ के शहरों में आए क्यों थे काम करने के लिए? इसलिए नहीं आए थे कि भूखे मर रहे थे। अगर भूखे मर रहे होते तो अब अपने घर क्यों जाते? उनके पास खाने को वहाँ पे होगा, और सरकार भी कह रही है कि वो अनाज देगी, जो भी है खाने पीने का देगी। लेकिन वो इसलिए आए थे कि वो उनकी भी महत्वाकांक्षा होती है, गरीब से गरीब इंसान की महत्वाकांक्षा होती है। और भारत ऐसा देश है जहाँ 138-39 करोड़ जितने भी लोग हैं सब महत्वाकांक्षी भी हैं और
सब आगे की सोचने वाले भी हैं, सब मेहनती भी हैं और उद्यमी भी हैं, और सब चाहते हैं कि मैं और मेहनत करूं, शहर में जाऊं, मेहनत करूं, थोड़े पैसे घर भेजूं, मेरा बच्चे पढ़ें, अगर पढ़ रहे हैं तो कल को ट्यूशन भी पढ़ें, वो आईआईटी की तैयारी करें। तो हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से अच्छा करें, इसीलिए लोग आए हुए थे। आज ये बेचारे सारे लाखों के लाखों वापस जा रहे हैं। अभी समय सिर्फ इस बात का नहीं है कि आप बस भेज के या ट्रेन भेज के उनको उनके घर भेज दें, समय इस बात का भी है कहने का कि आप इतनी चिंता मत कीजिए, इतना मत घबराइए, आप जहां थे वहां आपकी नौकरी दोबारा शुरू हो रही है, और अभी शुरू हो रही है। उनको ये एक तरह से आशावादी मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे निराशावादी चलते रहें तो सारा देश हमारा ऐसे हो जाएगा जैसे कि वो रोने वाला उस फिल्म में नई उम्र नई फसल में था। हम अपने हालात पे रोते रहेंगे, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जो इंसान अपने ऊपर रोना शुरू कर दे उसकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि ये डर, भय, अपने ऊपर तरस खाना और एक ये सोचना कि अब कुछ नहीं होगा, नकारात्मक अगर आप हो गए, तो ये तीनों बड़े ज़बरदस्त वायरस हैं। ये कोविड से भी ज़्यादा फैलने वाले वायरस हैं और कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस हैं, और वो आपके सारे देश को जो इतना आगे बढ़ने की सोच रहा था, इतना एस्पिरेशनल था, उस सबका मोराल तोड़ सकते हैं। तो अभी चाहिए देश को मोराल अप करना, और वो मोराल अब इसलिए नहीं होगा कि आपके यहाँ फ्लाई पास्ट होंगे या आपके यहाँ मार्चेज होंगी या बैंड होंगे। आप खुद सोचिए कि जो लाखों लोग चल के जा रहे हैं सड़कों पे, ये जब फ्लाई पास्ट उनके ऊपर होंगे तो वो पूछेंगे कि आप किस चीज़ को मना रहे हो, किस चीज़ का त्यौहार मना रहे हो। अब हमारा हाल तो देखिए। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है जो अभी देश में हो रहा है। ठीक है, मोदी जी भी लोकप्रिय हैं, उनकी सरकार भी लोकप्रिय है, लोग भी हमारे मानते हैं जो सरकार ने ऑर्डर दिया, लेकिन वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो डरते हैं। अब समय आ गया है कि देश को इस डर से निकाले, लेकिन हमारी चिंता ये भी है कि सरकारों को कई बार जब इतनी ताकत मिल जाती है और लोग उनका हुक्म इतना मानते हैं, तो एक पुरानी कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि आपके पास पावर हो तो आपको वो भ्रष्ट करती है, और अगर पूरी पावर हो तो आपको पूरी तरह भ्रष्ट करती है। ये पुरानी बात हो गई है। आज मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पूरी पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, तो वो आपको एक कुछ वहम डाल देती है कि मैं जब चाहे जब तक चाहे जो मर्जी कर सकता हूं, और उससे जो हमारी नौकरशाही होती है वो भी अलग तरह से कुछ काम करने लगती है। अब देखिए, हरियाणा में गुड़गांव में आज सुबह एक गुड़गांव के एसपी साहब का इंटरव्यू था कैमरा के ऊपर। उन्होंने कहा गुड़गांव को बिल्कुल सील कर दिया है, कोई नहीं आ सकता, डॉक्टर भी नहीं आ सकते, जर्नलिस्ट भी नहीं आ सकते। तो जर्नलिस्ट तो गए भाड़ में, कोई बात नहीं, कौन उनकी परवाह करता है। लेकिन डॉक्टर, गुड़गांव के अंदर हरियाणा सरकार ने मेडिसिटी बनाई है, वहाँ इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ सैकड़ों, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों दिल्ली से मरीज़, उनके रिश्तेदार, परिवार, डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिक्स रोज़ आते जाते हैं। आप उन सबको बंद कर देंगे? गुड़गांव दिल्ली और राजस्थान के बीच में है, इसका मतलब आप 2 राज्यों का आने जाने का रास्ता ही बंद कर देंगे। कितनी पावर आपके दिमाग में चढ़ गई है, आप इससे कैसे संभालेंगे? और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी है एक उनकी ज्यादती की मिसाल, तो मैं आपको एक और बताता हूँ। आज हमारे यहाँ द प्रिंट में स्टोरी है ज्योति यादव की, वो पढ़िए कि हरियाणा सरकार ने जो दिल्ली से सड़कें आ रही हैं, कईयों के ऊपर सड़कों को खोद दिया है, गड्ढे खोद दिए सड़कों के ऊपर इस तरह से। क्यों? कि कोरोना वायरस ना आ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस तो सड़क पे चल के आएगा, या शायद वो T-72 टैंक में बैठ के आएगा दिल्ली से, इसलिए वहाँ पे खाई खोद दो ताकि टैंक रुक जाए वहाँ पे आके। तो ये बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। जब इस तरह की ताकत मिलती है नौकरशाहियों को, सरकारों को, तो बेवकूफ़ियाँ ही होती हैं। और ये हम देखते हैं जब हेल्थ मिनिस्ट्री की रोज़ एक ब्रीफिंग भी होती है, कुछ खास नहीं बताया जाता, आज इतने नए केस हुए, इतने लोग मरे, और 2-4 छोटी मोटी बातें और थोड़ा सा भाषण। तो इस देश को अब ये नहीं चाहिए। आपको अगर नंबर ही हमें रोज़ बताने हैं कि कितने लोगों को और बीमारी हुई है, कितने लोग और मरे हैं, कितने लोग और छूटे हैं, आप एक ट्वीट कर सकते हैं, हम सब देख लेंगे। हमको अब चाहिए ये सरकार ऊंचे स्तर पर, जिसको हम मान सकें, एक नया एजेंडा दे कि ये देश कब खुलेगा, किन फेजेस में खुलेगा, कैसे खुलेगा, और इस देश की आगे के लिए इकोनॉमिक प्लान और एजेंडा क्या है। क्योंकि देखिए, आप डॉक्टर लोगों से पूछिए तो कई बार डॉक्टर लोग, कोई मरीज से बहुत बीमार होता है तो उसको कोमा में डाल देते हैं,
मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा कहते हैं, वो डॉक्टर कोमा में डालते हैं, इसलिए कि वो कोमा में है, इतने में शरीर अपने आप को ठीक कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको कोमा में डाल के भूल जाएं और सुबह से रात तक उसका बुखार चेक करते रहें, बोले मरीज़ तो ठीक ठाक है, तो फिर क्या होगा? फिर उसका वही हाल होगा कि मर गया मरीज़, हम बुखार देखते रहे। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था है, ये उसी मरीज़ की तरह है जिसको आपने कोमा में डाल दिया जान बचाने के लिए, लेकिन अब कोमा में अगर ज़्यादा रहेगा तो इसकी जान चली जाएगी और बचानी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर बचेगी भी तो ये मरीज़ इतना कमज़ोर हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि बहुत समय लग जाएगा इसको ठीक करने में।